नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है स्टडी इन यूएसए, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर इसकी भी बहुत प्रमोशन हो रही है यूएसए की स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। उसके आज मैं ट्रुथ, फैक्ट एंड फिगर एवरीथिंग इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। पर यही नहीं मोटिवेशन देता रहूँगा कि आज यूएसए भेज दें, आज यूएसए भेज दें, सेल लगा दें यूएसए की। वो चीज़ें नहीं बताएंगे, हम फैक्ट बताएंगे आपको कि यूएसए में ट्यूशन फीसेस क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जो बच्चे ने यहाँ पर करके जाने हैं, और जाने के बाद वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, फ़ंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं, पोस्ट स्टडी परमिट क्या है, और क्या आप अपनी स्पाउस को अकम्पनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारा का सारा हमारा डिस्कशन रहेगा। इवन वहाँ पर कौन कौन से इनटेक्स रहते हैं, इस वीडियो में हम सारी की सारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर यूएसए से रिलेटेड 2-4 ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, उनके बीच में भी मैंने हर एक चीज़ को टच किया हुआ है। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्रोज़ करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ऑलवेज़ ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं, तो उसमें हम फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं कि आप फॉरेन कंट्रीज़ किसी में भी जाना है तो किस वे से जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी यूएसए के ऊपर है। यूएसए भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर यूएसए का नाम ले लो तो बच्चा यही कहता है कि मैं अपनी जो हायर स्टडी है वहाँ जाकर करूँ। और वर्ल्ड की ये फर्स्ट कंट्री थी, यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाता था, बट कनाडा ने इसको पीछे कर दिया है, क्योंकि कनाडा आज की डेट में फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुका है जहाँ पर हमारे मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। और क्योंकि कनाडा एक इमिग्रेंट कंट्री है, वहाँ पर माइग्रेशन के लॉट ऑफ ऑप्शंस है। तो बच्चे आज की डेट में कनाडा में कनाडा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि उनको मालूम है कि वहाँ जाने के बाद अप टू 3 ईयर का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है, और साथ में उनकी जो सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं इट इज़ वेरी लीनियंट। और यूएसए में जो सेटलमेंट पॉलिसीज़ है इट इज़ वेरी रिजिड है। पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जब भी बच्चे ने यूएसए में जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इवन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हम H1B वीज़ा है, उसका कोटा बड़ा कम किया था यूएस गवर्नमेंट ने, तो वहाँ के जो इंडियन एम्प्लॉयर थे या वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के एम्प्लॉयर थे, उन्होंने भी अपनी जो ब्रांचेज़ हैं यूएसए से कनाडा में शिफ्ट कर ली हैं। तो उनको मालूम है कि आने वाले दिन में यूएसए काफ़ी रिजिड रहेगा H1B वीज़ा के ऊपर भी। इवन उन्होंने एक ये भी राइट डिप्रीव्ड कर लिया था कि आप अगर अपनी स्पाउस को H1B वीज़ा वाले ने लाना है तो वहाँ पर उसको वर्किंग अलो नहीं है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। इवन जो बच्चे यूएसए में चले जाते हैं, जाने के बाद जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो भी बच्चे जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएं या यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर सेटलमेंट पॉलिसीज़ नहीं है जैसे यूके में नहीं है। तो थोड़ा सा कॉफ़ी भी ले लेते हैं साथ में। तो लेकिन कंट्री बहुत बढ़िया है। अभी किन के लिए ऑप्शंस है, हर एक बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो बच्चों ने क्या करना है, जिन बच्चों की एम बीटेक करना है, एमटेक करना है, या वहाँ पर एमबीए वहाँ की जो लीडिंग बिजनेस स्कूल है वहाँ से करने हैं, तो उनके लिए ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसको हम जीआरई कह सकते हैं, या सेट कह सकते हैं, या जीमेट एग्ज़ाम कह सकते हैं। ऐसे जो एग्ज़ाम है उनको यहाँ पर पहले करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपकी प्रोफिशेंसी आ गई। इंग्लिश प्रोफिशेंसीज के लिए दे आर प्रेफरिंग करते हैं आपका IELTS या टॉफल। ये तो एडमिशन की रिक्वायरमेंट मैंने बताई हैं आपको। अभी वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा के लिए मैंने फिर बता दिया। तो वीज़ा तो लॉटरी सिस्टम है यूएसए के अंदर, बट मैं कंपेरेटिवली अनदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करूं तो यूएसए का वीज़ा चीपेस्ट वीज़ा इन द वर्ल्ड है। यूएसए का वीज़ा 10 साल का वीज़ा, अगर आप B1 B2 भी अप्लाई करते हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो इसकी जो एम्बेसी फ़ीस कितनी है, अप्रॉक्स $10,160 की है। अगर यही वीज़ा 10 साल का कौन सी कंट्री का अप्लाई करते हैं, यूके का अप्लाई करते हैं, उसकी 1.5 लाख के अप्रॉक्स फीस है गवर्नमेंट की। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री के यूएसए के वीज़े इतनी ड्यूरेशन के है नहीं है, 10-10 साल के। जब भी इवन स्टूडेंट का भी यही ऑप्शन है। स्टूडेंट की अगर एम्बेसी फ़ीस की बात करूं, एम्बेसी फ़ीस की ही मैं बात करूंगा पहले, बाकी कुछ और भी इनकी गवर्नमेंट फीसेस हैं, तो $160 की है एम्बेसी फ़ीस अगर आपने F1 वीज़ा
इनके वीज़ा कैटेगरीज बहुत है, F1 F2 J1 J2, ये सारी कैटेगरीज हैं डिफरेंट टाइप की। तो इसी तरीके से अगर आप एम्बेसी फ़ीस की बात करें अनदर कंट्रीज़ की, अनदर कंट्री कौन सी है, जहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, जहाँ मैं यूके की बात करूँ, या मैं अनदर कंट्रीज़ की बात करूँ, तो उनकी जो एम्बेसी फ़ीस है 25-25 हज़ार से लेकर 40-40 हज़ार की सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की एम्बेसी फ़ीसेस हैं। तो और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसए में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है उसको पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, और बच्चा कंपेरेटिवली चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो यूरोप है, कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा बच्चा पैसा यहीं पे कमाता है। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही बढ़िया है। अगर हम यहाँ के एक्सपेंसेस की बात करें, और यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है कंपेरेटिवली अनदर कंट्री से कम है, ये भी एक बेनिफिट है। काफ़ी खाना पीना यहाँ पर कंपेरेटिवली काफ़ी कंट्री से सस्ता है। अकोमोडेशन थोड़ी बहुत ही महंगी है, बट इतनी महंगी नहीं है जितनी कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो बहुत सारे बेनिफिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ की जो एम्बेसी है रिजिड है कंपेरेटिवली वीज़ा देने के लिए। वीज़ा वो किसको देती है, एक यहाँ पर लक भी काम करता है। मैं यूएसए के वीज़ा के लिए ये भी ज़रूर बताऊं, बट अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपकी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है, आपके एक्सेंट्स नहीं है इंग्लिश के अच्छे, तो आप ये लेकर चलिए तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, अगर आपने यूएसए में जाना ही है स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप बहुत सारे पैसे वेस्ट कर सकते हैं। वो किस वे से कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ का प्रोसेस सिस्टम क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा यूएसए स्टडी के अंदर मैं और 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। यूएस और कनाडा गवर्नमेंट दोनों एक दूसरी कंट्री के साथ डाटा शेयर करती हैं। तो अगर आपने यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना है, ऑलरेडी कनाडा से रिफ्यूज्ड हैं, तो सोच समझ कर वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको ऑलरेडी कनाडा का बैन लगा हुआ है तो प्लीज़ इट इज़ माई स्ट्रांगली रिकमेंडेशन और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपना यूएसए का वीज़ा मत अप्लाई करें, क्योंकि वो यूएस गवर्नमेंट उन बच्चों को वीज़ा नहीं देगी जिनको बैन लगा हुआ है। बाकी आपका लक है। लक क्या है कि वीज़ा मिल जाएगा, तो वो वीज़ा 99% रिवोक होगा, क्योंकि यूएसए का सिस्टम क्या है वेरिफिकेशन का, वो पोस्ट वेरिफिकेशन करती है। आपको वीज़ा ग्रांट करने के बाद वेरिफिकेशन करती है आपके डॉक्यूमेंट, आपने जो भी व्हाट्सएवर फॉर्म के अंदर बढ़ा है, उसके बाद वीज़ा मैक्सिमम वो रिवोक करती है। क्योंकि हमें मालूम है इस टेक्निकली चीज़ों के बारे में। अगर आपका यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज है किसी भी कैटेगरी का और आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने सारे के सारे ये ट्रुथ जरूर मेंशन करने हैं। अगर ये चीज़ें मेंशन नहीं करते हैं तो कनेडियन गवर्नमेंट आपको 5 साल का बैन कर देगी। तो इस चीज़ें, ये वाली जो टेक्निकल चीज़ें वही बता सकते हैं जो टेक्निकल लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं जापान को भी डील करता हूँ, न्यूजीलैंड को भी डील करता हूँ। इनकी जो चीज़ें हैं पैरेलल मिलती जुलती हैं जापान के साथ, क्योंकि जापान ने भी अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है इसी के अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे I-20 जनरेट होती है। इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने अडॉप्ट किया नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने ये स्टार्ट किया है, जो लेवल यूनिवर्सिटी है, ए लेवल की यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो इस टाइप की जो चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रोसेसिंग का सिस्टम सारा। और एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पर जो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, जितनी भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वो आपके वीज़ा अप्रूवल होने के बाद लेती हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन आप अपनी फ़ीस यूएसए में पहुँच कर दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को। ऐसी जो फीचर है बहुत ही सिलेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। तो अभी मैं प्रोसेस बता दूं, I-20 जनरेट, जैसे हम कैश लेटर कह देते हैं, जहाँ COE कह देते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जहाँ COE इसको में जापान में भी कहते हैं। पहले ये जनरेट होती है कैश लेटर। कैसे जनरेट होता है, बच्चे ने सारे के सारे अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्लस जिसमें उसने एडमिशन लेना है, उसका सेट है, GRE है, GMAT है, ये डॉक्यूमेंट, और साथ में अपना एक मोटिवेशन लेटर और अपना रिज्यूम, पासपोर्ट की कॉपी और अपना IELTS या TOEFL रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। उस यूनिवर्सिटी ने आपके सारे डॉक्यूमेंट असेस करने के बाद साथ में, और एक चीज़ और बता दूं, आपने अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं उसकी भी बैंक स्टेटमेंट आपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है। क्योंकि रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है आपके डॉक्यूमेंट एवेल्युएट करने के बाद रिस्पेक्टिव जो यूएसए की इमिग्रेशन है वहाँ पर I-20 के लिए अप्लाई करती है। तो I-20
फिर जनरेट होता है, वहाँ से I-20 जनरेट होने के बाद उसकी कॉपी हमारे पास आती है यहाँ पे। उसको मिलने के बाद फिर आपका यहाँ पे हमें वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, F1 या F2 वीज़ा। F1 स्टूडेंट्स के लिए, F2 जिसने अपनी स्पाउस को अकम्पनी करना है या बच्चों को अकम्पनी करना है उनके लिए वो एप्लीकेबल है। तो जब वो फंडों की भी रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर के लिए क्या है, मास्टर के लिए क्या है, उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो लाइक कर आऊँगा। उसके अंदर मैं हर एक फ़ंड के बारे में बताऊँगा, क्या हमें वहाँ पर जो फ़ंड हैं, जितने साल की ड्यूरेशन है उतने साल के दिखाने पड़ते हैं, प्लस ट्यूशन फीस भी उतने की दिखानी पड़ती है। हर एक चीज़ क्लियर करूँगा और किस टाइप के फ़ंड वहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, फ़ंड्स के लिए आप क्या क्या वे यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो ये डॉक्यूमेंट एवेल्यूएट करने के बाद, I-20 आने के बाद, फिर अभी जब आ जाती है तो उसके बाद एक सेवी फीस है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की सेवी फीस है $350 की, मतलब 30,000 रुपया ये है, 10,000 रुपया अम्बेसी फीस है। ये तो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, सुन लीजिए, सेवी फीस और अम्बेसी फीस अप्रॉक्स 40,000 रुपया ये लेकर चलें, जो कि आपके गवर्नमेंट के चार्जेस लगेंगे। आपका ये रिस्क फैक्टर है, अगर कल वीज़ा नहीं होता, सुन लीजिए, जैसे 40,000 रुपया तो सीधा गवर्नमेंट को ही जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक लकूना है, जो आपकी सेवी फीस है, अगर आपका वीज़ा एक बार, दो बार, 4 बार भी रिफ्यूज़ होता है तो आपको सेवी फीस जो 1 साल तक वैलिड रहती है, तो आप उसी सेवी फीस से 10 बार भी अपनी ट्राई कर सकते हैं USA के स्टूडेंट वीज़ा की इंटरव्यू के लिए। बट एम्बेसी फीस $160 दोबारा आपको पे करनी पड़ेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो क्योंकि हमने इसको आज से 5 साल पहले USA के बहुत सारे वीज़ाज़ को डील किया है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अपना J1 वीज़ा है, चाहे वो B1 B2 वीज़ा है। तो हमें मालूम है कि इसको हम किस वे से कर सकते, क्योंकि जब बच्चे का फर्स्ट अटैम्प्ट में जब वो इंटरव्यू देता है, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को 3-4 अटैम्प्ट लेनी पड़ती है। फिर वीज़ा ऑफिसर समझ आता है कि ये बच्चा जेन्युइन है, इसको वीज़ा ग्रांट किया जाए। अगर आप जेन्युइन हैं, आपने 2-4 यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, कहाँ पर, USA में, वहाँ से 2-3 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया हुआ है, और इन केस वीज़ा ऑफिसर यहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई रिफ्यूज़ कर देता है, तो आपको 3-4 अटैम्प्ट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को फिर पता चल जाता है कि बच्चा रियली जेन्युइन है। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, डॉक्यूमेंट भी फेक बनाए हुए हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो बस मतलब ट्राइयाँ करने वाला सिस्टम है। तो इस तरीके से भी जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीज़ा मिले हैं। इवन 10-10 अटैम्प्ट करने के बाद भी बच्चों ने वीज़ाज लिए हैं USA के। तो हमें मालूम है, हमने इन चीज़ों को डील किया हुआ है, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। और इवन इंटरव्यू में किस लेवल तक एम्बेसीज जाती हैं स्टूडेंट केसेस के ऊपर, क्योंकि B1 B2 वीज़ा की इंटरव्यू डिफरेंट टाइप की है, उसमें तो जस्ट नो में ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर कहाँ तक जाता है वो हम ही बता सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का इस टाइप का डाटा रहता है, पीछे जो बच्चे गए थे। इवन आप गूगल में डालेंगे US एम्बेसी इंटरव्यू फॉर F1 F2 वीज़ा के लिए, तो आपको बहुत सारे चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ से भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी जब आप सेवी फीस DS 160 भर लेते हैं सारा कुछ, तो बच्चे ने ये सारे डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी को भेज होते हैं, एम्बेसी में जाना होता है, वहाँ पे पहले BFS में जाते हैं। BFS की भी 1500 रुपये, वो भी BFS वाले भी वीज़ा फैसिलिटी सेंटर है USA का, वो भी फ़ीस लेते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट दिन US एम्बेसी में अपेयर होना होता है, तो वहाँ पर एक जनरल डिस्कशन होती है। दे आर नॉट चेक एनी डॉक्यूमेंट, ओनली एक आपकी फिजिकल प्रेजेंस है और इंटरव्यू रहती हैं। तो दे विल नॉट चेक योर फंड, योर अकेडमिक। इन एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर डाउट रहता है, वहाँ पर ही बच्चों के वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो आप ये लेकर चलिए, एडमिशन सारा कुछ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में डिपेंड है, वहाँ की जो US इमिग्रेशन उसके हाथ, और यहाँ पर आपकी पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको वीज़ा, और वीज़ा का ड्यूरेशन 5 साल का रहता है। 5 साल का आप अपनी स्पाउस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और विदाउट स्पाउस भी आप अपना वीज़ा, और दोनों को 5-5 साल का मिलेगा। और US ऐसी, चाहे आपकी स्टडी 3 साल की है, चाहे 2 साल की, वो 5 साल का आपको US से जो गवर्नमेंट है वीज़ा प्रोवाइड करती है। और US एक ऐसी कंट्री है, आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद विदिन 90 डेज़ के अंदर कंट्री छोड़नी पड़ती है। अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, बट अगर आपके प्रोग्राम के अंदर इंटर्नशिप है तो तब आप वहाँ पर रह सकते हैं जब तक आपके इंटर्नशिप का पीरियड है। इवन इस वीज़ा को आप
अनदर कैटेगरी में स्विच ओवर करवा सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी। और वो जो बच्चे वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कनाडा जैसी कंट्रियों की PR डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ऐसे भी हमारे पास केसेस आते रहते हैं जहाँ किसी और कंट्री में जाकर वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद कुछ रूट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट का है EB-5 वीज़ा, लेकिन वो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है EB-5 की। तो ऑप्शंस हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत ही निग्लिजिबल ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं है। ये इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें इन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा, ये पुरानी कंट्रीज़ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा, अभी इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा USA की मार्केट में स्टार्ट हो गई, USA बहुत लंगर लगा रहा है वीज़ाज़ के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो 2-4 अटैम्प्ट के बाद आपको इस कंट्री का, USA का ड्रीम है पढ़ने का वीज़ा मिल सकता है। तो USA में अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, जहाँ आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो वहाँ से कहीं रिलोकेट होना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री, चाइना, रशिया, कहीं भी कंट्री में बैठे हुए हैं, वहाँ से अपना USA का F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है USA के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अभी मैंने फिर बता दिया है, 40,000 तो गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं। इसके अलावा हमारे सर्विस चार्जेस भी है, 15,000 रुपया हम पहले एडवांस में लेते हैं, जिसके अंदर ये हम सारा प्रोसेस आपका करके देते हैं। उसके बाद हमारे सर्विस चार्जेस है, जब आपका वीज़ा आएगा वो हम डिसाइड करते हैं, डिपेंड केस टू केस, कि आपसे हमने सर्विस चार्जेस क्या लेने हैं। तो हमारे पास वहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हम आपको हायर स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं। और यहाँ पर 2 ही मेजर इनटेक रहते हैं, स्प्रिंग और फॉल वाला। जो स्प्रिंग का जो इनटेक है वो यही है, जैन फेब मार्च वाला। जो फॉल इनटेक है वो अगस्त सितंबर वाला है। ये 2 मेजर इनटेक है। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर रेडीमेड से छोटे छोटे जो कॉलेजेस हैं ट्राइयाँ करते रहते हैं, वहाँ पर आपको हर तीसरे चौथे महीने इनटेक मिल सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर ट्राइयाँ चलती हैं। तो जो मेजर इनटेक है अभी उनका अगस्त वाला, जो उनका फॉल इनटेक है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट राय दे सकता है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।